ओके। तो अर्थराइटिस्ट, ऑर्थो हड्डियां, आइटिस्ट मीन सूजन, इन दो वर्ड्स को मिला के बनता है अर्थराइटिस। जब हड्डियों के जोड़ में सूजन आ जाती है तो उसे कहा जाता है अर्थराइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो जाती है, सूजन आती है, स्टिफनेस आ जाती है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें जॉइंट्स को काफी सारी कंडीशंस मिलके हमारी जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जिनका ये मिक्सचर है। ये कोई परेशान करने वाला प्रॉब्लम नहीं है। आज हम समझेंगे कि क्यों जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो जाता है, क्यों अकड़न आती है, स्टिफनेस आता है, दर्द आता है, बहुत तकलीफ आती है, और उनको कैसे ठीक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकार कौन से हैं, अर्थराइटिस किस किस प्रकार का होता है। ठीक है। तो हम वो एक पीपीटी के थ्रू समझेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। इसमें सबसे पहले आता है हमारा, हम्म, सबसे पहले आप तो ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट समझ लीजिए कि हेल्दी जॉइंट क्या होता है। इसमें देखो, जो दो बोन्स दिख रहे हैं ये नॉर्मल हमारे बोन्स हैं। जो ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है ये कार्टिलेज है, कुश्चन है जो हमारे बोन्स को कवर करते हैं। और बीच में जो है फ्लूइड दिख रहा है जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, इसको सिनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। तो ये एक हेल्दी जॉइंट है। सबसे कॉमन जो अर्थराइटिस है, जिसमें हमको प्रॉब्लम है, सबको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जॉइंट्स जो हैं, हमारा जो कार्टिलेज है, ये एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें कार्टिलेज देखोगे आप, रेड कलर का थोड़ा डैमेजिंग दिख रहा होगा। तो कार्टिलेज हमारा डैमेज होता है, ये एज रिलेटेड कंडीशन है। जब हम काफी लंबे टाइम से अपने सेहत का ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती है, जॉइंट्स कमजोर होने लगते हैं। फिर कार्टिलेज जो जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं वो डैमेज होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो डैमेज हो रहे हैं। बोन्स आपस में रगड़ने लगते हैं, देखो ऐसे बोन्स आपस में रगड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उन पेशेंट में ज्यादातर दिखता है जिनका वेट बहुत होता है, न्यूट्रिशन पुअर होता है। जब वेट और न्यूट्रिशन दोनों पुअर होता है तो बॉडी अननेसेसरी वेट ज्यादा उठा के उसको कमजोर कर देती है। बॉडी वेट ज्यादा उठाती है अननेसेसरी, और ये डिटोरेशन कंडीशन आएगी जिसमें कार्टिलेज रगड़ के खराब हो जाएगी। और फिर मेडिकली कहा जाता है कि बधाई हो, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, जिसमें आपका कार्टिलेज भी डैमेज हो रहा है और बोन्स रगड़ के खराब हो रही है। तो ये फर्स्ट है जो हमने समझा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑस्टियो का। अभी हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है रूमेटाइड अर्थराइटिस, आर ए कंडीशन। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है ये हमारा खुद का पैदा किया हुआ पेन है, खुद का पैदा किया हुआ अर्थराइटिस है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो खुद की बॉडी में अटैक करता है। सिनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट के भीतर मैंने आपको दिखाया, उस लेयर पे सूजन आने लगती है। जो हमने सिनोवियल फ्लूइड देखा ना, बीच में दिख रहा है ना, इसमें हमारा खुद का ही इम्यून अटैक करता है और इसमें सूजन आने लगती है। तो इसको कहा जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है। अभी हम चलते हैं थर्ड में जिसका नाम है गाउट। ठीक है। अभी ये गाउट में क्या होता है, ये बेसिकली खान पान सही नहीं होना, और जब बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स नहीं करती है तो गाउट की कंडीशन आती है। यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है
जो सिनोवियल फ्लूइड हमने देखा उसे सेमी लिक्विड की जगह सेमी सॉलिड कर देता है। आपको दिख रहा होगा कि जो सिनोवियल फ्लूइड है वो सेमी सॉलिड हो रहा है, जिससे काफी तकलीफ होती है। गाउट जो है वो फ्लूइड को क्रिस्टलाइज कर देता है और इससे सडन पेन्स और अटैक्स आते हैं। वेदर चेंज होने में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है गाउट के पेशेंट्स को। ओके, तो गाउट में हमारा जो सिनोवियल फ्लूइड है वो सेमी सॉलिड से सेमी लिक्विड से सेमी सॉलिड होने लगता है। क्लियर। नेक्स्ट है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अभी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस होता है, आपको एक नॉर्मल दिख रहा होगा, एक एनक्लोजिंग दिख रहा होगा। जो नॉर्मल है उसमें देखो एक प्रॉपर स्पेस है, और जो एनक्लोजिंग है उसमें देख रहा होगा कि कई सारे फ्यूज हो रहे हैं, दब रहे हैं। तो जब ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो कम होने लगता है या फिर वो जमने लगता है, तो आपकी स्पाइन की जॉइंट पे इफेक्ट आता है, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपका पोस्चर खराब होने लगता है, आप सीधे बैठ नहीं पाते हो, सीधे लेट नहीं पाते हो, चलने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, पूरी स्पाइन में अकड़न आ जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्पॉन्डिलाइटिक, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिक। जब आपके इंटरवर्टिबल स्पेस कम होने लगता है, वो जमने लगता है, वो दबने लगता है। ओके, नेक्स्ट। रश्मि जी प्लीज म्यूट। नेक्स्ट है सोराइटिक अर्थराइटिस। ये जो अर्थराइटिस है ये काफी रेयर कंडीशन में होता है, ये कॉमन नहीं है। इसमें क्या होता है, जो पहले स्किन में सोराइसिस होता है ना, वो उसमें स्किन एंड जॉइंट्स दोनों पे इफेक्ट होता है। सोराइसिस से स्किन में रेडनेस, खुजली होती है, स्किन के साथ जॉइंट्स भी अफेक्टेड होते हैं। ये रेयर है, कॉमन नहीं है। किसी किसी को ही जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है सोराइसिस के साथ। अगर लंबे टाइम तक अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। एक और टाइप हम समझेंगे अर्थराइटिस का, जिसका नाम है जुवेनाइल अर्थराइटिस। जुवेनाइल अर्थराइटिस जो है ये 16 साल के उम्र के कम बच्चों में दिखाई दिया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो छोटे बच्चों में, 16 साल की कम उम्र वाली बच्चों में होता है, जो जिसको बोला जाता है जुवेनाइल अर्थराइटिस। ठीक है, तो ये हमने अभी समझे अर्थराइटिस के टाइप्स। होप आप सबको क्लियर होगा। आप अगर क्लियर है तो थंब दे दीजिए कि आपको टाइप्स पता पड़ गए कि कौन से टाइप्स है। ऑस्टियो, आरए, गाउट, स्पॉन्डिलाइटिक। क्लियर। आप अपना थंब दिखा सकते हैं कि पता पड़े कि आपको क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हमारा कॉजेस के, किस रीजन से हमको अर्थराइटिस होता है। अभी हम अगर इनिशियली हमने इस पे काम नहीं किया अर्थराइटिस को ठीक करने में, तो वो बहुत ट्रिगर करेगा। तो पहले हम कॉजेस समझते हैं कि कौन से रीजंस के कारण हमारे हमको अर्थराइटिस होता है। जैसे कि हमने देखा कि ऑस्टियो में कार्टिलेज डैमेज होता है, रूमेटाइड में इम्यून सफर करता है, एंड गाउट में यूरिक एसिड के कारण होता है। जो दूसरे रीजन है वो है पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल, कोई भी टाइम पे सोना, कोई भी टाइम पे खाने का, कोई भी टाइम में कुछ भी एक्सरसाइज करने का, तो इसको पुअर लाइफस्टाइल बोला जाता है, जिसके कारण भी अर्थराइटिस होता है। दूसरा रीजन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कारण भी हमको अर्थराइटिस के इश्यूज देखने को मिलते हैं। और एक बहुत कॉमन रीजन है जिसके कारण अर्थराइटिस होता है, वो है रिपीटेटिव जॉइंट स्ट्रेस। जो हमारे जॉइंट पे रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है, ये कब आता है? अगर हमारा वेट नॉर्मल से 10 to 20 kg ज्यादा है, तो हमारे जॉइंट्स पे रिपीटेटिव स्ट्रेस आता है। मींस घड़ी घड़ी हमारे जॉइंट्स उसका वेट उठा के वीक हो जाते हैं, लगातार उन पे स्ट्रेस पहुंचाते हैं। ऐसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। ओके,
और दूसरा उसका कॉमन रीजन है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अभी क्या होता है, आपके जॉइंट्स बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से कमजोर कर देता है। कई इन्फेक्शन में आपने देखा होगा कि जॉइंट पेन कॉमन है, जैसे कि डेंगू एंड चिकनगुनिया। उसमें अगर हमने रिकवरी डिले करी तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इन्फेक्शन को डिले किया जाता है, उसका केयर नहीं किया जाता है, तो पेन बहुत आता है। वैसे देखा जाए तो इन्फेक्शन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पेन से, बट ऐसा है कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारा इम्यून जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, और ये कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून के कारण हमारा इम्यून वीक हो जाता है और वो हमारे जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है। आपने देखा था कि जब कोविड के टाइम पे था तो सब बोल रहे थे अपनी इम्यूनिटी बचाओ, इम्यूनिटी बचाओ, क्योंकि इम्यूनिटी सफर करती है। सिर्फ वास्तव में सिर्फ थोड़ा खाना अच्छा खा लेना, सांस ले लेना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेने से इम्यूनिटी नहीं आती। इम्यूनिटी का एक्चुअल मीनिंग है कि बेहतर लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। आपको पूरी अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना रहता है कि टाइमली सब काम होना चाहिए, अच्छे से खाना होना चाहिए, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। वो हम आगे के सेशन में सीखेंगे। अभी हम रीजन समझ रहे हैं। एक तो रिपीटेटिव जॉइंट स्ट्रेस हो गया, देन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया। अभी नेक्स्ट जो आता है इसमें मेन रीजन वो आता है स्ट्रेस के रिलेटेड। आपने देखा होगा कि काफी बार बहुत सारा स्ट्रेस लेने के कारण भी हमको पेन्स आते हैं। रीजन क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है? स्ट्रेस करने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से फैट डिपोजिशन होता है, फैट डिपोजिशन से अगेन जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है, इसीलिए अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है अर्थराइटिस का पित्त का आहार। पित्त का आहार जो है वो सबसे मेन रीजन में आता है, रूट कॉज में आता है कि हमको जॉइंट में पेन आते हैं। पित्त क्या करता है, आग लगा देता है बॉडी में। जब बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है एसिड को शांत करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी कैल्शियम का यूज करती है। और जब वो कैल्शियम का यूज करती है तो हमारे बोन्स अफेक्टेड हो जाते हैं, बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए पित्त के खाने को हमको संभाल करनी है। आगे हम वो भी समझेंगे न्यूट्रिशन में कि कौन सा खाना हमको खाना है और कौन सा खाना हमको अवॉइड करना है। दूसरा जो हमारा लास्ट रीजन है जिसके कारण हमको अर्थराइटिस का इश्यू आता है वो है हमारा रॉन्ग पोस्चर। जब हम पूरे रॉन्ग पोस्चर्स में बैठते हैं, या चेयर बहुत बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे या गलत फॉर्म में सोएंगे या बड़ा पिल्लो देखेंगे, या आप देखते हो कि आजकल बच्चे उल्टा बैठ के टीवी देखते हैं, तो ये सब रॉन्ग पोस्चर्स हैं और इनके कारण भी हमारे जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। और भी एक रीजन है कि जिसके कारण हमको अर्थराइटिस का काफी रेयर केस में ये भी इश्यू आता है कि हम जब ओवर एक्सरसाइज करते हैं। आपने जिम में देखा होगा कि काफी लोग वजन उठा उठा के करते हैं और उनकी बैक या उनके पैर सफर करते हैं, उनको नी के इश्यूज, उनके बैक के इश्यूज आ जाते हैं कि जब वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करवाते हैं, उस केस में ये जॉइंट्स हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उस चीज का भी हमको ध्यान देना चाहिए। ओके। तो अभी हमने टाइप्स भी समझ लिया, कॉजेस भी समझ लिए कि किस रीजन से हमको अर्थराइटिस के इश्यूज आ सकते हैं। अभी हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि बड़ में हमारे उठा था पानी। हाँ? रश्मि, इंदो ना शंभू पूरा तो भयो। रश्मि रश्मि जी 101, रश्मि जी प्लीज म्यूट कीजिए। नाउ पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि अर्थराइटिस से हमारे शरीर के अंदर हो क्या रहा है, हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं अर्थराइटिस के कारण। जैसे ऑस्टियो में हमने समझा कि ऑस्टियो में कार्टिलेज हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता तो बोन्स आपस में रगड़ने लगते हैं, पेन और सूजन आता है।
सिनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है, लुब्रिकेशन जो है वो कम होता है, फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, एंड तकलीफ आती। क्लियर? तो उससे हमारे इसमें ऑस्टियो में हमारा जो बोन्स है एक दूसरे में रगड़ने लगते हैं, फ्रिक्शन बढ़ जाता है और पेन आता है बॉडी के अंदर। रूमेटाइड अर्थराइटिस में बाय मिस्टेक हमारा इम्यून हमारे सिनोवियल फ्लूइड पे अटैक करता है, और हमारी मेम्ब्रेन पे अटैक होने के कारण हमको इन्फ्लामेशन कॉज करता है। स्टार्टिंग में ये इन्फ्लामेशन इतना प्रॉब्लम नहीं करता है, पर हम जैसे जैसे डिले करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स जो है वो डीजनरेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है? तो ये चेंज होता है हमारे रूमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन में बॉडी में। और लास्ट हमारा गाउट। गाउट में क्या होता है कि जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड ब्लड में से किडनी के पास जाता है। किडनी को बोलता है कि तुम इसको फिल्टर करो। फिर किडनी बोलेगी सॉरी बॉस, वापस लेके जाओ, मैं फिल्टर नहीं करूंगी। फिर ब्लड अभी उसको लेके घूमेगा तो नहीं, ब्लड अब किसी ऑर्गन के पास जाएगा। भाई तुम रख लो, ऑर्गन गुस्सा करेगा, भाई मेरे पास जगह नहीं है, तुम वापस लेके जाओ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी बॉडी समझो 50 ग्राम की गंदगी बना, 50 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, बल्कि एक एग्जाम्पल है। 50 ग्राम की गंदगी बनाती है और हमारी किडनी से फिल्टर करती है 20 ग्राम। तो ब्लड 50 ग्राम किडनी के पास लेके जाएगा। किडनी बोलेगी सॉरी बॉस, मैं इतना तो फिल्टर नहीं करने वाली हूँ, 30 ग्राम तुम वापस लेके जाओ, 20 ग्राम मैं करके देती हूँ। अब ब्लड बेचारा 30 ग्राम लेके घूम रहा है कि कहाँ रखूं कहाँ रखूं। फिर उसको दिखता है कि ये जॉइंट्स वैसे भी आलसी हैं, कुछ काम तो करते नहीं है, चलो जॉइंट्स को ये गंदगी दे देते हैं। और जॉइंट्स को बोलता है कि जब किडनी मानेगी तो मैं तुम्हारा ये गंदगी निकाल के किडनी को दे दूंगा फिल्टर करने के। और वो जॉइंट्स को बोलता है तू रख दे। पर हम तो है राक्षस आदमी, 50 ग्राम तो क्या, अभी हम 70 ग्राम बना रहे हैं गंदगी। अब 70 ग्राम गंदगी बना रहे हैं, गंदगी बढ़ती जा रही है, जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होती ही जा रही है। वो दिन आ ही नहीं रहा है कि ब्लड जॉइंट्स में से गंदगी निकाल के किडनी। तो फिर इस केस में कहा जाता है बधाई हो, आपको गाउट हो गया है, इन्फ्लामेशन बढ़ चुका है, सूजन बढ़ चुकी। क्लियर? तो इसको बोला जाता है पैथोफिजियोलॉजी, के शरीर के अंदर क्या होता है इन सब कंडीशंस। ठीक है? क्लियर? अब मेरे को होप है कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा है आज कि अर्थराइटिस क्या है, क्यों हो रहा है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे। ठीक है? अभी आपको पता कैसे पड़ेगा कि हमको अर्थराइटिस हो चुका है, और अर्थराइटिस में कौन सा फॉर्म हुआ है, कौन सा अर्थराइटिस हमको हुआ है। तो ये मैंने कुछ टेस्ट आपके सामने रखे हैं, जिससे आप कब पता लगा सकते हो कि मुझे किस तरीके का अर्थराइटिस है। सबसे पहले एक्सरे चेक किया जाता है। एक्सरे में क्या होता है कि आपको दिखेगा कि आपके जॉइंट्स का स्पेस कम होता जा रहा है, बोन्स जो है वो सपल होती जा रही है, नरम होती जा रही है। जब आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हो तो वो चेक करते हैं कि क्या आपकी कंडीशन है जॉइंट्स का, क्या स्पेस कम हो रहा है, बोन्स डैमेज हो रहे हैं, ये सब आपको एक्सरे में दिखाई देगा। बोन्स के बीच में स्पेस कम होता दिखेगा, और बोन्स डीजनरेशन चेंजेस में दिखाई देगी आपको जब आप एक्सरे करवाओगे। फिर नेक्स्ट आता है एमआरआई एंड सिटी स्कैन। एमआरआई एंड सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक पिक्चर मिलती है आपकी डीजनरेशन की। लाइक आपके जॉइंट में बताया जाता है कि इतना वाइड आपका टीयर है, इस लोकेशन पे टीयर है, फ्रंट में है, बैक में है। वो सब स्पेसिफिक नॉलेज, अर्ली डिटेक्शन, वो सब आपको दिखेगा एमआरआई सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। जब एक्सरे में आपको पता पड़े कि हमको जॉइंट का डीजनरेशन, बोन्स का डीजनरेशन आ रहा है, तो उसके बाद हमको एमआरआई एंड सीटी स्कैन स्पेसिफिक जानने के लिए करवाना होता है, टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज। ओके? वो हो जाने के बाद ईएसआर एंड सीआरपी,
ये ब्लड टेस्ट है जो हमारे इन्फ्लामेशन लेवल्स को बॉडी में दिखाता है। अगर ये एलिवेटेड, ये काफी ऊपर होते हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे बॉडी में कितना सूजन है, कितना इन्फ्लामेशन है। दूसरा आता है आर ए फैक्टर। आर ए फैक्टर जो है, ये अगर पॉजिटिव आता है तो बताया जाता है कि आप डायग्नोस हो गए हो आर ए से। और इसके बाद एनटीसीसीपी जो है वो कंफर्म करता है, अर्ली स्टेज पे बता देता है कि आपको आर ए फैक्टर है। स्पेसिफिक टेस्ट है ये आर ए के लिए। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है वो किडनी टेस्ट में आ जाता है और आपको बताता है कि आपका अगर एलिवेटेड यूरिक एसिड है तो आप डायग्नोस हुए हो गाउट की प्रॉब्लम से। दूसरा एएनए एंड HLA-B27। एएनए जो टेस्ट है वो बताता है कि आपको संभावना है कि आपका जो अर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून के कारण। और HLA-B27 कंफर्म करता है कि आपका प्रॉब्लम ऑटो इम्यून के कारण हुआ है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरीके में ऑटो इम्यून में आता है। एएनए संभावना देता है, HLA कंफर्म करता है हमको ऑटो इम्यून इश्यूज हैं। लास्ट एक और टेस्ट होता है सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। इसमें देखा जाता है कि इन्फेक्शन कितना है। कुछ कंडीशंस में फिगर आउट करना होता है कि इन्फेक्शन कितना है, कितना डीजनरेशन हुआ है, जॉइंट्स को रिप्लेसमेंट की नीड है कि नहीं है, वो सिनोवियल फ्लूइड एनालिसिस में से पता पड़ता है। ठीक है। तो ये सब जो कंडीशंस है, ये जो टेस्ट है वो आपको बताएगी कि आपका जो डैमेज है कहाँ तक गया है। आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप डायग्नोसिस कर सकते हो अपने डैमेज का, और फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि कितना हमको सुधार करना है। अगर डैमेज बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे टाइम का है, तो वो ऑब्वियसली लंबा टाइम लेगा ठीक होने में। हम उसको लाइफ टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, पर अगर अर्ली स्टेज है तो डेफिनेटली हम उसको क्योर कर सकते हैं विद द होलिस्टिक हीलिंग। ओके। तो अभी हमने सब तो समझ लिया कि टाइप्स कौन से हैं, कौन से कारण से होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उनकी ब्लड टेस्ट क्या है, आपको सब पता पड़ गया है कि अभी हमको अर्थराइटिस हो गया है तो क्यों हुआ है, कौन से टाइप का हुआ है। अभी हम आएंगे न्यूट्रिशन पे, ट्रीटमेंट्स पे। तो नंबर वन पे आता है न्यूट्रिशन। अगर आपने इसको अच्छे से संभाल लिया, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, तो मेरी बात मानिए, आप 50% रिलीफ 10 के 15 दिन में ही हो जाएंगे। आप पेन एंड पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए कि न्यूट्रिशन में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं खाना है। इसकी आप लिस्ट बना दो और अपने किचन में लगा दो कि ये चीजें हमको नहीं खानी है। ठीक है। सो नंबर वन पे आता है मीट, रेड मीट या एनी टाइप ऑफ मीट। अगर आपको अर्थराइटिस डिटेक्ट हो चुका है तो आपको रेड मीट या कोई भी तरीके का मीट नहीं खाना है जो हमारी बॉडी में इंफ्लामेशन को ट्रिगर करता है, पेन को बढ़ाता है, प्लस में उसको यूरिक एसिड भी काफी बढ़ाता है। तो इसीलिए बिग नो करना है मीट को। सेकंड पे आता है आपका डीप फ्राइड चीजें। डीप फ्राइड जो पूरी तल के कढ़ाई में से निकलती है, वो चीजों को आपको नहीं खाना है अगर आपका अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है। ये ट्रांस फैट जो है वो इन्फ्लामेशन को बहुत ट्रिगर करता है, पेन कम नहीं होने देता है। तो आपको डीप फ्राइड आइटम्स भी नहीं खानी है। तीसरा आता है शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। शुगर और रिफाइंड का आजकल ट्रेंड है ना, नो शुगर का। तो आपको शुगर को स्किप करना है। अब काफी लोग क्या करते हैं, हम तो शुगर खाते ही नहीं है, हम तो हनी खाते हैं, हम तो जेगरी खाते हैं। अरे भाई, वो उसके भाई बहन ही है, वो भी नहीं खाना है, क्योंकि आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। उससे क्या होता है, उसका साइन समझो। शुगर से क्या होता है, आपका मसल मास डाउन होता है, मसल मास डाउन होता है, बोन्स इफेक्ट होते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, और इसीलिए आपका पेन ट्रिगर होता है। तो इसीलिए अ, ये शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स को आपको अवॉइड करना है। होप आप लिखते जा रहे हैं कि आपको चीजें कौन सी नहीं खानी है अगर आपको आपके पेन में रिलीफ चाहिए तो। दूसरा है बहुत ज्यादा नमक।
बहुत ज्यादा नमक का एक बहुत ही अच्छा बोलूं तो तरीका है कि अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो बॉडी में से वाटर रिटेंशन कम होता है। जो बॉडी में स्वेलिंग होती है, वो अगर आप नमक खाना कम कर देंगे तो आपका स्वेलिंग कम हो जाएगा। और जहां पे आपको स्वेलिंग है उसके ऊपर अगर आप नमक वाला पानी डालोगे तो भी फर्क आएगा। नमक को ऊपर से डालना है, अंदर से ओरली नहीं खाना है, ऊपर से डालना है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट का भी इंटेक कम करना है। नेक्स्ट, अगर कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल जो है वो गाउट को ट्रिगर करता है, तो इसीलिए अल्कोहल को भी स्किप करना है, वो भी इन्फ्लामेशन बॉडी में काफी हद तक बढ़ाता है। दूसरा, देखा गया है कि आरए के कुछ केसेस में, रूमेटाइड अर्थराइटिस के कुछ केसेस में डेयरी प्रोडक्ट भी ट्रिगर करता है। वो आपको चेक करना है कि डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट होता है कि नहीं होता है। अगर आपको सूट होता है तो आप ले सकते हैं, पर अगर आपको सूट नहीं होता है तो आपको वो स्किप करना है, या फिर आपको 50-50 करना है। 50% वाटर ले लो, 50% मिल्क ले लो। कभी दही खाओ, कभी स्किप करो, कभी छाछ पियो, कभी स्किप करो। तो इस तरीके से आप अपना डेयरी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आरए के कंडीशन में हमको मिल्क प्रोडक्ट्स का भी ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है मेडिकल टर्म में, आपने नाम शायद सुना होगा, नाइट शेड फैमिली। नाइट शेड फैमिली के कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से हैं? लाइक टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, बेल पेपर्स हैं, कोजी बेरीज हैं। ये सब चीजें हैं वो इन्फ्लामेशन, इनमें एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी इन्फ्लामेशन, आपकी सूजन, आपके दर्द को बढ़ाएगा। तो अगर आपको पेन है तो आपको ये चीजों को स्किप करना। नाइट शेड फैमिली आप चेक करोगे तो आपको लिस्ट आ जाएगा जिसमें टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, बेल पेपर्स और ये सब आपको अवॉइड करना है। ठीक है, होप आपने सब लिख दिया है कि आपको कौन सी लिस्ट नहीं खानी है। अभी आते हैं कि क्या खाना है हमको। खाने में आपको खाना है जिंजर, हल्दी, करकुमिन होती है जो सूजन को कम करती है। ओमेगा 3 रिच फूड खाना है, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल। देन विटामिन C रिच फूड खाना है, ऑरेंज हो गया, माल्टा हो गया, कीनो हो गया, कीवी हो गया, मौसम्बी हो गया, आंवला हो गया। ये सब विटामिन C रिच फूड खाने हैं जो हमारे कोलेजन को बूस्ट करते हैं। अभी काफी लोग बोलेंगे कि हमको तो खट्टे में से पेन आता है। खट्टे में से, इनमें विटामिन C में से पेन नहीं आता है। आप जो चीजें नहीं खानी है वो खाते हैं इसीलिए पेन आता है, और फिर हम नाम देते हैं विटामिन C में से पेन आता है। तो पहले जो नहीं खानी है उनको बंद करके देखो और फिर चेक करो कि आपको क्या इशू आ रहा है, क्योंकि ये कोलेजन बूस्टिंग फूड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, चौलाई, सब कुछ, ये हमारे ब्लड के पीएच को बेहतर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इसको आपको अपने फूड में इंक्लूड करना है। दूसरा, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री मतलब मोटा अनाज खाना है। मोटा अनाज से क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन की इंटरनल सूजन को मिनिमाइज करेगा, जिससे आपका इम्यून मैकेनिज्म अच्छा डेवलप होगा। जो आपकी इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल होती है ना, उसकी सूजन को मिनिमाइज कर देगा। जब उसकी सूजन मिनिमाइज हो जाएगी तो आपका इम्यून मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली आरए की कंडीशन में आटा और चावल नहीं खाने चाहिए। उसमें आपको मोटा अनाज खाओगे तो राहत मिलेगी, इजी डाइजेस्टेबल फूड खाओगे तो आपको राहत मिलेगी। तो ये कुछ टिप्स थी न्यूट्रिशन के रिलेटेड। अभी मैं आपको थोड़ा इंफ्लामेटिव ड्रिंक्स बताती हूँ, एंटी इंफ्लामेटरी, जिससे आपको जैसे पेन में राहत, जैसे आप पेन किलर्स लेते हो ना, उसकी जगह पे अगर आप ये ड्रिंक्स लेंगे तो आपको काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप नोट डाउन कर दीजिए कि आपको कौन से पेन रिलीफ ड्रिंक्स लेने हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको रात को 1 टीस्पून मेथी को सोख करके रखना है। मॉर्निंग में 1 ग्लास पानी में, सुबह में उसको उबालना है, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है, 1 इंच जिंजर को ग्रेट करके डाल देना है, और ब्लैक पेपर थोड़ा सा, 2 पिंच ब्लैक पेपर डाल देना है। इसको उबालना है। जब 1 ग्लास का आधा ग्लास हो जाए
तो उसको छान के इसमें ऑलिव ऑयल डाल के आपको पी लेना है सुबह में, फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में। तो आपकी सूजन इनका, क्योंकि क्या होता है इसमें, मेथी जो है उसमें अल्कालॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी उसमें इफेक्ट होता है। तो ये, और उसमें हल्दी में करकुमिन होता है, जिससे आपको काफी राहत मिलती है ये ड्रिंक पीने से। ऑलिव ऑयल में अगेन ओमेगा होता है, तो आपके जॉइंट्स की मजबूती भी अच्छी होती है। नेक्स्ट होता है कि आपको बिफोर मील, आधा घंटा पहले आपके मील से एक ड्रिंक लेना है। वो कौन सा ड्रिंक लेना है? आपको 3 ग्राम अजवाइन लेनी है, 4-5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उसको पानी में उबालना है। जब वो आधा हो जाए तो छान के वो टी खाने के आधा घंटा पहले पी लेनी है। उसमें अजवाइन में अगेन थायमोल होता है, जो हमारा एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होता है। जैसे आप दवाई खाते हो, उसकी जगह पे अगर आप अजवाइन का पानी पी लेंगे तो आपको पेन में राहत होगी। खाने के बाद, खाने के बाद आपको आधे घंटे के बाद फिर से एक ड्रिंक लेना है, जिसमें आपको 3 ग्राम सौंफ लेनी है, और 2 ग्राम आपको 1 इंच आपको सिनेमन पाउडर लेना है, या फिर 1 इंच आप सिनेमन ले लो। तो उसको भी उबाल के छान के 1 कप आपको पोस्ट मील्स पे पीना है। सिनामिक एसिड होता है इसमें, सिनेमन में, जो फ्री रेडिकल्स एंड अगेन एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट करता है वो, और आपके डाइजेशन को भी मजबूत करता है। तो ये ड्रिंक्स आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप बिफोर मील्स एंड आफ्टर मील्स दोनों टाइम लेते हैं, बिफोर लंच, आफ्टर लंच। होप आपको क्लियर होता जा रहा है कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से ड्रिंक्स लेने हैं। अभी हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हैं। न्यूट्रिशन आई थिंक क्लियर हो गया है सबको। इसमें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन में, मेरा यकीन मानिए, आपको फायदा आने लगेगा। नेक्स्ट है मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन समझते हैं कि हमको आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे लेनी है। ये काफी सेफ मेडिसिन हैं जो आपको पेन में रिलीफ देगी। जैसे खांसी सर्दी होती है तो आप अदरक माखी पीते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, वैसे ही ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सेफ है आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, जो आपको पेन में रिलीफ देगी। उसके लिए आपको फर्स्ट है सिंकनाथ गुगलू एंड योगराज गुगलू। ये बहुत हेल्प करता है वात और कफ में। इसमें बेसिकली जॉइंट में सूजन दर्द को कम करता है। ये आरए में, रूमेटाइड अर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा है महारस्तंदी क्वाथ, दशमूल क्वाथ और रसना सप्तक क्वाथ। जो महारस्तंदी क्वाथ और दशमूल क्वाथ है, ये पेन को कम करता है और वात को भी बैलेंस करता है। इसको आपको, अच्छा, सिंगनाथ गुगलू और योगराज गुगलू लेना कैसे है? उसकी 1 या 2 टैबलेट, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो 2 टैबलेट, अगर कम है तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है खाने के बाद। ठीक है। और जो क्वाथ है, महारसंदी क्वाथ और दशमूल क्वाथ, ये आपको लेने हैं 15 से 20 ml। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आप वैद्यनाथ कंपनी का ले सकते हो, वैद्यनाथ काफी रिलायबल कंपनी है। उसको आप 15 से 20 ml पानी के साथ, 15 से 20 ml क्वाथ ले लिया और 15 से 20 ml पानी ले लिया, और इनको आप मिक्स करके खाने के बाद ले सकते हो दिन में 2 बार। अगर आपको पेन कम है तो 1 बार, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है तो 2 बार। महारसंदी और दशमूल, इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करके ले सकते हो अगर आपको पेन है और वात का प्रॉब्लम है। दूसरा जो रसना सप्तक है, ये बैक पेन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको भी आपको ऐसे ही लेना है, 20 ml लेके पानी के साथ मिक्स करके, इसको आपको खाने के बाद दिन में 2 बार ले लेना है। अश्वगंधा चूर्ण फेमस है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, जॉइंट्स की मजबूती के लिए, अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए। बट इसमें थेरापी, अगर आप थेरेपिस्ट से सजेशन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी किसी केस में अश्वगंधा चूर्ण लेना मनाही होती है। दूसरा आता है पुनर्नवा मंडूर, बहुत अच्छी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है गाउट के लिए। इसमें डायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है, अनीमिया को भी कम करता है, सूजन कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और इसकी आपको एक ही टेबलेट लेनी है दिन में 2 बार आफ्टर मील।
दूसरा लास्ट आता है गुगलू तिक्त घृत। ये आपको 5 से 10 ml गर्म पानी से वार्म वाटर के साथ लेना है। ये बहुत इफेक्टिव है पुरानी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी पुरानी कंडीशंस हैं बॉडी में काफी लंबे टाइम से चल रही है, तो गुगलू तिक्त घृत आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी ये हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन समझ ली, हमने न्यूट्रिशन समझ लिया। अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस मिलने लगेंगे, और आपको एक उम्मीद आएगी, एक उत्साह आएगा आगे कुछ करने के लिए। तो इसके बाद हम जाएंगे पंचकर्मा थेरेपीज की ओर। ठीक है। पंचकर्मा थेरेपीज में सबसे पहली आती है ऑयल मसाज, अभ्यंगम। ऑयल मसाज में हमको स्टिफनेस को कम करने के लिए, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन में काफी सपोर्टिव रोल प्ले करता है अभ्यंगम। अगर आपको जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना है तो महानारायण ऑयल बहुत ही अच्छा ऑयल है। और अगर आपको बहुत पेन हो रहा है जॉइंट में, तो सिर्फ जॉइंट पे आप सरलक्की ऑयल अप्लाई कर सकते हो। वो पेन रिलीफ ऑयल है सरलकी ऑयल। वो पेन सिर्फ जहां पे पेन है वहां पे अप्लाई कीजिए। महानारायण ऑयल से आप पूरी बॉडी की फुल बॉडी मसाज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है पंचकर्म थेरेपीज में स्टीम। स्टीम जो है ये पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, स्टिफनेस कम कर देता है, पेन भी कम करता है। ये लोकल करना है, एक ही जगह पे करना है कि फुल बॉडी पे करना है, ये आपके थेरेपिस्ट का डिसीजन रहेगा। ओके। नेक्स्ट आता है पोटली मसाज। अब पोटली सेक में क्या होता है, देखो ये अलग अलग पोटलीज है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, कि जिसमें अलग अलग ब्लेंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा के पत्ते होते हैं, आंवला मुलेठी इन सब के, तुलसी के पत्तों से ये पूरी पोटली बनी हुई होती है। आप आराम से ऑयल मसाज करके ऊपर से पोटली का सेक कर सकते हो। या फिर एरंड का पत्ता आता है, एरंड के पत्ते को भी लेके आप सेक उसको रोस्ट करके उसमें नमक डाल के और आप उसकी भी पोटली बना के सेक कर सकते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। इनमें एंटी इंफ्लामेशन, स्ट्रेस रिलीफ प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब चीजें आपको, ये नवरा राइस जो है ये भी बहुत है, पर इसका थोड़ा प्रोसीजर डिफिकल्ट है। तो आई थिंक इसको दूध में पकाना होता है, और फिर वो चावल जब पक जाते हैं तो उन चावल को इसमें लेके बॉलस में पोटली बना के फिर उसकी सेकाई की जाती है जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ये सब डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिससे आप सेकाई करके अपने आप को रिलीव कर सकते हो, आप अपना पेन कम कर सकते हो। लास्ट एक और पंचकर्मा में आता है, दैट इज एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा। जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे आपको मेडिकेटेड एनिमा दिया जाएगा, आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए, वात को कम करने के लिए। उसमें घी के साथ या अलग अलग डिकॉक्शंस के साथ एनिमा दिया जाता है जिससे वात को कम किया जाए। ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमारी पंचकर्मा की। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम जा रहे हैं, वो है नेचुरोपैथी की ओर। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में आ रहे हैं जो नेचर से हमको मिली हुई है। वाटर हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, सन बाथ है। वो कैसे करना है अभी हम वो समझते हैं। सबसे पहले आएगा मड थेरेपी। अब आपको जो पिक्चर में दिख रहा है मड, ऐसे हम अप्लाई तो करेंगे नहीं घर पे, सबको लगेगा ऐसे मड अप्लाई करेंगे तो निकालने करने का सबका प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको ऐसे अप्लाई नहीं करना है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको मड लेके आनी है नेचुरोपैथी सेंटर से। नेचुरोपैथी सेंटर्स में आपको इजीली थेराप्यूटिक मड मिल जाएगा। उसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए बेटर है कि आप नेचुरोपैथी सेंटर से कलेक्ट कर लो। जब आप उसको कलेक्ट कर लोगे तो आपको उसको 2 दिन के लिए मून लाइट में रखना है। मून लाइट में रख के फिर जब आपको अप्लाई करनी है तो उसमें आप पानी डाल दो, उसको थोड़ा गीला कर दो, और वो आप एक पट्टी लेके, अगर आपको स्पाइन में लगानी है तो रेक्टेंगल शेप में पट्टी, मलमल के कपड़े की पट्टी को काट दो, उसमें मिट्टी को रख दो, उसको फोल्ड कर दो, वो पैक के जैसे बन जाएगा, और आपकी पूरी स्पाइन पे उसको रख दो।
30 to 35 मिनट्स के लिए आप उसको रख दो। अगर पॉसिबल हो तो सन में बैठ के, सन में सो के वो स्पाइन के ऊपर रख दो, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है तो आप स्टमक पे वो पट्टी, उसमें स्क्वायर में पट्टी को काट के, मलमल के कपड़े को, पट्टी को उसमें मिट्टी को फिल करके आप स्टमक पे रख दो 30 to 35 मिनट्स के लिए। अगर आपको हेडेक है तो हेड के साइज की पट्टी काट के हेड पे रख दो। जहां जहां आपको पेन है वैसी वैसी पट्टी काट के उसमें मिट्टी को फिल करके, गीली मिट्टी को फिल करके 30 to 35 मिनट्स रखने से काफी पेन में रिलीफ मिलता है। एंटी इंफ्लामेटरी हम इफेक्ट्स होते हैं हमारी मिट्टी में, तो इसको बोला जाता है मड थेरेपी। दूसरी आती है हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है? हाइड्रोथेरेपी में हमको दो पैक्स लेने होते हैं, हॉट पैक एंड कोल्ड पैक। आप हॉट वाटर बैग ले लो एंड कोल्ड वाटर बैग ले लो। 5 मिनट के लिए आप पहले हॉट वाटर बैग रखो जहां पे आपको पेन है। 5 मिनट के बाद आप कोल्ड वाटर बैग रखो। ऐसे आपको 15 से 20 मिनट कंटिन्यू करना है। हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, और लास्ट में आपको हॉट से ही खत्म करना है। तो इससे आपकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ब्रेन पेन में तो बहुत ही राहत मिल जाएगी। इसको दिन में 2 से 3 बार करना होता है। हॉट एंड कोल्ड पैक हाइड्रोथेरेपी। क्लियर? नेक्स्ट आता है सन। सन को बोला जाता है स्काई का डॉक्टर है। हमारे विटामिन डी के लेवल्स को इम्प्रूव करता है, हमारी जॉइंट की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे पेन्स को रिलीव करता है। अगर आप मड पैक के साथ धूप में बैठते हैं तो सोने पे से सुहागा हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप ऑयल एप्लीकेशन करके भी 15-20 मिनट बैठते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स। तो सन बाथ आप जरूर लीजिए, ऑयल मसाज करके या फिर मड पैक के साथ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नेचुरो में। लास्ट आता है लपेट। अब लपेट क्या होता है? लपेट ये रेडीमेड भी मिलता है। दूसरा, आप घर पे भी लपेट बना सकते हैं। एक आप पतला मलमल का कपड़ा लीजिए, एक आप वूलन का कपड़ा लीजिए, शॉल ले लीजिए। अब जो पतला मलमल का कपड़ा है उसको नॉर्मल ठंडे पानी में, जैसे मटके के ठंडे पानी में आप इसको निचोड़ दीजिए। और जहां पे पेन है, जैसे आपको दिख रहा है नी में पेन है, बैक में पेन है, वहां पे पहले ये लपेट बांध दीजिए। वेट कपड़े की, गीले कपड़े की, वो बांधने के बाद ऊपर से वूलन, आपको शॉल से पूरा लपेट देना है उसको। ऐसा करने से क्या होगा? मसल्स की मजबूती आएगी और पेन में रिलीफ मिलेगा। इसको भी आपको 20 से 25 मिनट तक रखना है दिन में एक ही बार। ये अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लपेट अवेलेबल है अमेजोन पे। आपको रेडीमेड चाहिए तो आप रेडी भी ले सकते हो, या घर पे भी आप इसको बना सकते हो। एक मलमल का कपड़ा लेके, वूलन शॉल लेके, और उसको अच्छे से बांध के आप रखोगे तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। ठीक है। एक लास्ट नेचुरोपैथी में और थेरेपी आती है, वो फास्टिंग थेरेपी आती है। अब फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि हमको पूरे दिन भूखे प्यासे रहना है। फास्टिंग में रहता है कि कुछ स्पेसिफिक खाना आपको खाना है, कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको अवॉइड करनी है। उसको बोला जाता है थेराप्यूटिक फास्टिंग। अब ये फास्टिंग का जो प्रोसीजर है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपका कौन सा प्रकृति है, आपके कौन से पेन है। हमारी टीम इसमें स्पेशलाइज्ड है आपको डिटॉक्स और थेराप्यूटिक डाइट्स देने में, कि आपको क्या खाना है, क्या इसमें फास्टिंग में नहीं खाना है, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। ये पूरा 10 डेज या 15 डेज तक प्रोग्राम चलता है, जब तक पूरा आपका अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। जब पूरे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बॉडी में से, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें पूरा 50% रिलीफ आ जाता है, सिर्फ फास्टिंग थेरेपी से। ओके। तो ये हुआ हमारा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। होप आपको सभी ट्रीटमेंट समझ में आ रही है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं लास्ट, योग। ओके। तो योग
तभी कर पाएंगे जब, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है वो बोलते हैं योग तो हमसे ना होगा, ठीक है। बट जब आप न्यूट्रिशन, मेडिसिन, थोड़ा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का मदद लेंगे तो आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी योग के लिए। अब योग तो है लॉन्ग टर्म रिलीफ मैनेजमेंट। योग के साथ आप लंबा टाइम अपने बॉडी को रिलीव कर सकते हो। इसमें क्या होता है, हमारी माइनर कैपिलरीज को एक्टिवेट किया जाता है, मेजर कैपिलरीज को एक्टिवेट किया जाता है। सेल्यूलर ब्लड जो है वो वेस्कुलर ब्लड से एक्सचेंज होता है, वो वात को कम करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के बाद वो वात को मिनिमाइज कर देता है। अब इसके लिए भी हमारी टीम ने, हमने एक बहुत अच्छी सीक्वेंस डिजाइन की है स्पेशली अर्थराइटिस वालों के लिए, जो 45 डेज करने से आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो जाता है। पेन में 50 to 70% विद इन 45 डेज में रिलैक्सेशन आ जाता है। वो पूरी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो कम से कम 40 मिनट्स की रहती है, बट उसमें प्राणायाम भी होता है, मेडिटेशन भी होता है, और कैसे माइनर कैपिलरीज से मेजर कैपिलरीज का हमको ब्लड सर्कुलेशन करना है वो हम उसमें पूरा सिखाते हैं। सेल्यूलर ब्लड से वेस्कुलर ब्लड में एक्सचेंज कैसे करना है, कौन सी आर्टरीज, कौन सी वेन से हमको अपने ब्लड्स को एक्टिवेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सिर्फ फिंगर क्लोज ओपन करते हैं तो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ओरिजिनेट होता है हमारे शोल्डर जॉइंट्स। ये हमारे शोल्डर को इफेक्ट करता है। करना क्या है, सिर्फ उंगलियां बंद, चालू, बंद, चालू, इसको 20 बार करना है तो आपके शोल्डर जॉइंट इफेक्ट होंगे, आपके शोल्डर जॉइंट की मजबूती बनेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग हम सीक्वेंस सिखाते हैं कि जिससे आपके जॉइंट्स मजबूती को पाए, सिर्फ सिंपल वेरिएशन के साथ, कोई हार्ड वेरिएशन नहीं। ये हमारा क्लासेस में ऑनलाइन चलता है, जो हमारे साथ कर रहे हैं ये तो काफी हाई लेवल का करते हैं। इसमें जो है वो हम बहुत सिंपल डिजाइन सीक्वेंस है जो हम इसमें अर्थराइटिस्ट के लिए सिखाते हैं। इसमें आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप कुछ योग करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, तो आप अपनी अर्थराइटिस की लाइफ को भी बहुत सुखी और अच्छे से चला सकते हो। पूरा रिलीफ मिल सकता है। हाँ, शायद आपको कोई कोई मूवमेंट्स में तकलीफ होगी, लंबा टाइम खड़ा रहना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, कोई कोई मोमेंट्स आपके रिस्ट्रिक्शन के लिए होगी, जैसे वज्रासन है आप नहीं बैठ पाएंगे, तो ठीक है ना, वज्रासन में नहीं बैठना है, बाकी सब तो चीजें करेंगे। तो इस प्रकार से होलिस्टिक हीलिंग से आप अपने अर्थराइटिस को 100% नहीं पर 80 to 90% बहुत अच्छे से रिलीव कर सकते हैं। थैंक यू। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा सेशन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप अपना थंब दिखा सकते हैं कि आपको कैसा रहा सेशन, आपको सब कुछ समझ में आया, क्लियर था? वेरी गुड। आप थंब दिखाएंगे सभी लोग। ओके, सो अभी अगर हाँ, आपको थैंक यू हेमा, थैंक यू। समझ में आया सब आपको। ओके, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ठीक होना है और आपको आगे स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जो मैंने आपको बताया अगर आपने नोट डाउन कर दिया है तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको और भी चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय। Thanks for your timings. Okay. Bye bye. Have a nice day. Have a nice weekend. Yeah. Bye bye. बाय। आपका फीडबैक जरूर ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? वो मुझे मोटिवेट करेगा। आप सब अपना ग्रुप में एक फीडबैक जरूर डालिए।